हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके 5 मिनट शो के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है आधुनिक विश्व के चरवाहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें यहाँ आधुनिक विश्व के चरवाहों में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आधुनिक विश्व के चरवाहों को मैंने बड़े ही प्यारे अपने खुद के हाथों से बनाया है ना। तो नक्शे में कहीं थोड़ा बहुत हो तो देख लेना, क्योंकि मैंने खुद ने अपने हाथ से ये नक्शा बनाया है और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, तो दोस्तों यहाँ जो है, यहाँ आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मुख्य रूप से गुज्जर और बकरवाल समुदाय है जो कि भेड़ और बकरियां पालते हैं। दोस्तों, आपको समुदायों के नाम बताऊं, एक समुदाय है गड्डी और दूसरा जिसे गद्दी बोलते हैं, गद्दी और बकरवाल। दोस्तों, इन दोनों ही समुदाय के नाम पे भेड़ और बकरी की दो नस्लें हैं, आपको ध्यान रखना है, गड्डी और बकरवाल। जो गद्दी और बकरवाल है, इन्हीं समुदाय के नाम से गद्दी और बकरवाल नस्लें हैं भेड़ और बकरी की। तो यहाँ गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में, जो सर्दी गर्मी के हिसाब से क्या करती है, अपना माइग्रेशन दिखाती है। सर्दी गर्मी में, सर्दी में ये शिवालिक पहाड़ियां जो है, इनकी जो नीचे का भाग है वहां आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर के भाग में क्या होती है, बर्फ जमा हो जाती है। तो शिवालिक सूखी झाड़ियां जो है यहाँ क्या करते हैं, अप्रैल जो है, अप्रैल महीने के अंदर देखेंगे तो क्या है, बर्फ जो है पिघल जाएगी। उसके बाद वहां नीचे जो पहाड़ी स्तर है, यहां से क्या करते हैं, ऊपर की ओर माइग्रेट करते हैं। तो गर्मी के अंदर कहां चले जाते हैं, गर्मी के अंदर ऊपर चले जाते हैं, जिन्हें बुग्याल कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बुग्याल जो एरिया है वो घास के हरे भरे मैदान से रिलेटेड है और 19वीं सदी के अंदर ये यहाँ पर आकर के बसे थे। इनका जो परिवार है बड़े बड़े काफिलों के साथ इनके साथ चलता है, तो काफिला के साथ जो है इनका परिवार चलता है। बात करूं तो यहाँ इनको जो है कश्मीर घाटी जाने के लिए एक दर्रा पार करना पड़ता है। उस दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। और सितंबर में दोस्तों क्या करते हैं, जब वापस सर्दियां आ जाती है, अप्रैल में ये ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्तर दिशा की तरफ बोले, और वापस जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो कब आते हैं, सितंबर में, क्योंकि सर्दियों में वापस वहां बर्फ जमने लग जाती है। ये वहां क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां जो घास है वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है और एकदम मतलब जो बोले बरसाती घास जो इनको मिलता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है मुख्य रूप से गद्दी नाम है। ये भी सर्दी और गर्मी के हिसाब से क्या करते हैं, यहाँ पे अपना माइग्रेशन दिखाते हैं। दोस्तों, ये मुख्य रूप से क्या है, अप्रैल में लाहौल स्पीति जो है ऊपर की तरफ जाते हुए और यहाँ थोड़े टाइम बिताते हैं। फिर उसके बाद जब ऊपर की बर्फ पिघल जाती है तो ऊंचे दर्रों पे चले जाते हैं और सितंबर में वहां से वापस आने लगते हैं और वापस आते टाइम फिर वापस लाहौल स्पीति में रुकते हैं। और सितंबर में यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, ऊन कतरन। और आपको ये ध्यान रखना है, ऊन कतरन का जो काम है उसे सियरिंग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऊन कतरन का जो काम है उसे क्या कहते हैं, सियरिंग कहते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। और ये जो गद्दी समुदाय है मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, उहल घाटी पालमपुर है, यहां से भी बिलोंग करता है। हिमाचल में ही एक और कांगड़ा के गुज्जर जो है, इनको यहां मुख्य रूप से कहूं 1850 में जीसी बार्न्स से अपने एक जो बात कही इनके लिए, इनको शुद्ध चरवाहा बोला। कांगड़ा के जो गुज्जर है, कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश, यहाँ के जो गुज्जर है, इनके कबीले को इसने शुद्ध चरवाहा बोला। गाय भैंस को ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से पालते हैं और ऊपरी इलाकों में लेकर के जाते हैं। यहाँ पे देखें तो इनकी जो गाय है वो जहरीली मक्खियों से ऊपरी इलाकों में बच जाती है, क्योंकि घास के मैदानों में, और वहां घास भी उनको मिलता है खाने के लिए, नीचे के मैदानों में क्या करती है, मक्खियां भैंसों को परेशान करती है। फिर बात करते हैं दोस्तों इनके साथ, अगर अगली बात करते हैं गढ़वाल और कुमाऊं, जो कि कहाँ है, आपके उत्तराखंड में। यहाँ पे देखें तो मध्य गढ़वाल पे मतलब 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पे, ये बुग्याल जो है ये 12,000 फीट की ऊंचाई पे मुख्य रूप से देखे जाते हैं। तो इस ऊंचाई पे गुज्जर मंडप, यानी ये अपना क्या करते हैं, घर टाइप सा बनाते हैं। और ये इनका क्या रहता है, कार्य स्थल रहता है। बनाते किससे है, रिंगल, यानी वहां पर बांस और घास से मिला करके क्या करते हैं, मंडप बनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, जो भाबर होता है, भाबर वो नीचे का एरिया होगा, जो कैसा एरिया होगा, थोड़ा शुष्क रहेगा। कैसा एरिया रहेगा, शुष्क। और बुग्याल क्या होते हैं, हरे घास मैदान होते हैं। हरे घास मैदान होते कहाँ के हैं, ऊपर ऊंचाई पे होते हैं। लगभग कितनी फीट की ऊंचाई है, 12,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये बुग्याल देखे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गुज्जर कम्युनिटी है इस एरिया की, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड एरिया हो गया, ये एक भैंस की नस्ल पालते हैं जिसका नाम है गोजरी, जो कि पंजीकृत नस्ल है, ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर इसके बाद अपन बात करें इसके अंदर, ये तो हो गया पहाड़ी एरिया।
पहाड़ी एरिया में क्या होता है, नीचे से ऊंचाई की तरफ ये माइग्रेशन करते हैं। जबकि अब बात करते हैं अपन पठारी और मैदानी एरिया वालों में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एरिया में देखें तो रायका देखे जाते हैं, जो कि खेती चरवाही के साथ व्यापार से भी मतलब रखते हैं। इनकी जो बस्ती होती है उसे डंडी कहते हैं। और यहाँ देखें तो जो ऊंट पालते हैं उनको मारू रायका कहते हैं। ये माइग्रेशन मुख्यतः करते हैं कब, अक्टूबर में जब घास सूख जाता है, बारिश के मौसम से जो घास था वो घास खत्म हो गया, तो ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं और वापस आते हैं अगले मानसून में। इसके बाद अगर अपन नीचे की तरफ जाए तो गुजरात में कच्छ का रण में कौन से चरवाहे मुख्य रूप से देखे जाएंगे, मालधारी। आपको ध्यान रखना है कच्छ का रण जो है, कच्छ का रण में आपको कौन कौन सी यहाँ पर जो नस्लें हैं वो देखने को मिलेगी। कच्छी नस्ल जो है वो देखी जाएगी, यहाँ पर भैंस की एक बन्नी नस्ल है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऊंट बताया था, तो खर्राई ऊंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिले, जो भुज गुजरात से है खर्राई। खर्राई के अलावा आपको यहाँ पे कच्छ के रण में एक और जो ऊंट है वो देखने को मिलेगा। और यहां जो मुख्य मैं बताना चाह रहा हूं, कांकरेज जो है दोस्तों, कांकरेज भी आपकी कैसी है, घुमंतु गाय है, ये ध्यान रखना। यहां भी अभी देखें तो मैं 1947 के बाद की बात बताऊंगा, तब आपको कांकरेज भी याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ यहां पे देखे जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो धनगर है, महाराष्ट्र में कौन सी है, धंगर, जो कि वर्षा और सर्दी, वर्षा में तो कहां जाएंगे, जो इनका मध्य पठार है, जहां नॉर्मल ये है, बरसात में तो घास का मैदान है, वहां रहेंगे। और इसमें क्या है, बाजरा उगाएंगे और अक्टूबर में इसकी कटाई करके पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। पश्चिम की तरफ मतलब इस साइड आ जाते हैं, जो कि समुद्र की तरफ है, तो कोंकण एरिया, कोंकण एरिया में आ जाते हैं। सर्दियों में कोंकण में बिताते हैं। और इस टाइम कोंकण में जब जाते हैं, वहां के किसान अपनी खरीफ की फसल काट रहे होते हैं, और खरीफ की फसल काट करके फिर उसके बाद ये इनके पशु चरते हैं, जो वहां पे ठूंठ बचे हुए उन पे इनके पशु चरते हैं। और फिर ये रबी की बुआई कर देते हैं कोंकण वाले। और जाते समय यह क्या करते हैं, यहां से जब अपने पशु लेकर के वापिस जाते हैं, तब कोंकण में क्या होता है, कोंकण में चावल होते हैं। कोंकण में क्या होते हैं, चावल, तो अपने साथ चावल लेकर के जाते हैं इन लोगों से, ठीक है। और इसके बाद आप बात करेंगे तो 20वीं सदी में ये लगभग 4,67,000 इनकी संख्या थी। ज्यादातर गडरिये, कुछ इनमें कंबल चादरें बनाते, कुछ भैंस भी पालते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये मराठवाड़ा रीजन से है, तो भैंस अगर इनके पास मुख्य रूप से कौन सी भैंस देखी जा सकती है, मराठवाड़ी। और महाराष्ट्र में यह है तो अपना सामान लादने के लिए घोड़ा यूज करते हैं। कौन सा घोड़ा यूज करते हैं, भीमथड़ी घोड़ा काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अभी हाल ही पंजीकृत हुई घोड़े की नस्ल है भीमथड़ी। इसके बाद अपन बात करने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोला, कुरुमा, कुरुबा, गोला गाय भैंस पालते हैं। बुकानन ने इनके लिए मैसूर की यात्रा में लिखा था कि गोला जो है जंगल के किनारे के पास में रहते हैं, और वहां से क्या करते हैं, वहां जो है दूसरा जो सामान पशु के उत्पाद है वो भी क्या करते रहते हैं, बेचते रहते हैं, और अपने पशु वहां चराते रहते हैं। कुरुमा कुरुबा भेड़ बकरी पालते हैं, और उनकी ऊन से क्या करते हैं, हाथ से बने कंबल बनाते हैं। फिर बात करें बंजारा की, तो बंजारा आपके महाराष्ट्र, एमपी, यूपी और पंजाब में है। अनाज चारा क्या करते हैं, लोगों से लेते हैं, और उन लोगों के क्या करते हैं, उस एवज में खेत जोतते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से देखें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोनपा देखने को मिलेगा। ये दोस्तों क्या पालेंगे, मुख्य रूप से याक पालेंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है, एनआरसीवाई, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, कहां है, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। तो याक की एक ही नस्ल पंजीकृत है, वो है अरुणाचली नस्ल। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जानकारी दे दी नस्लों की भी। अब दोस्तों अपन बात करें मुख्य रूप से आगे बात करें तो इनको चरवाहों को, पठारी क्षेत्र के चरवाहे कौन से हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाले, हिमाचल वाले और यूके वाले। और मैदानी और रेगिस्तानी वाले कौन से हो जाएंगे, ये अपने धंगर, गोला, कुरुमा, कुरुबा, बंजारा, रायका, रेबारी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात करें यहां पे मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन जो है वो कैसे प्रभावित हुआ, तो इसमें आप देखेंगे तो क्या बदलाव देखने को मिले। चारागाह कम हो गए, माइग्रेशन पे बंदिशें लगनी चालू हो गई, लगान बढ़ा दिया, खेती का हिस्सा कम कर दिया, पेशा और हुनर प्रभावित हुआ। इससे दोस्तों क्या हुआ, चार बातें निकल करके आई मोटी मोटी। पहली बात तो यह कि चारागाह को अंग्रेज खेती के काम में बदलने लग गए, क्योंकि उनको जरूरत थी इंग्लैंड में किसकी, जूट, कपास, गेहूं, इन सब चीजों की जरूरत ज्यादा थी। अगर कहीं खेती नहीं हो रही तो ऐसी जमीन को अंग्रेज बेकार समझते थे। प्रतिभूमि विकास हेतु नियम बनने लग गए 19वीं सदी के मध्य में। और जो गांव में कोई होता था उसको जमीन, वो जो है चरवाहा की जमीन दे देते थे, चरगाह वाली, और उसको उसका मुखिया घोषित कर देते थे, और उसको कई रियायतें देते थे, यानी फूट डालो राज करो वाला सिस्टम। दूसरी बात करें तो 19वीं सदी के मध्य वन अधिनियम पारित होने लग गए। आरक्षित वन, देवदार, साल, ऐसे मतलब जो पेड़ है मिलेंगे उन वनों में इनको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। इनको जाने के लिए चरवाहे पूर्ण प्रतिबंधित थे। संरक्षित वन के अंदर बात करें तो परंपरागत अधिकार इनको दिए गए कि थोड़ी बहुत चराई करो, लेकिन ज्यादा इनको ढील नहीं दी गई।
औपनिवेशिक काल में पशु जो है वो चारण कर रहे हैं, तो इनका ये जो औपनिवेशिक अधिकारी है ये क्या मानते थे कि ये पशुओं के कोंपड़े नष्ट कर देंगे, पौधे नष्ट कर देंगे, नए पौधे नहीं उगने देंगे, और वन अधिनियम जो परमिट है वो उसमें जाने के लिए वन विभाग के अधिकारी इनको जारी करते थे। तीसरी बात ये बोली कि घुमंतु लोगों के ऊपर अंग्रेज शक करते थे, उनको अपराधी मानते थे, और अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है जो 1871 के अंदर आया है ना, उन लोगों को जन्मजात कुदरती या जन्मजात अपराधी जातियां घोषित कर दिया इन्होंने। चौथी बात बोला जमीन, नहर, पानी, नमक, खरीद फरोख्त, मवेशी सब पे टैक्स लगा दो, है ना। 1850 से 1880 तक इन्होंने ठेकेदार कर रखे थे टैक्स लेने के लिए, और बाद में क्या किया, डायरेक्ट सरकार का कोई बंदा होता था डायरेक्ट 1880 के बाद में वो टैक्स ले जाने लगा था। चरवाहों के लिए वो क्या करते थे, पास जारी करते थे। इससे देखो क्या क्या इनको प्रॉब्लम आने लग गई, इनसे क्या आने प्रॉब्लम, क्योंकि ये देखो जिसके पास पैसा था, जो टैक्स पे कर रहा था, वो चारागाहों में जा रहा है, मतलब वो चारागाहों का अंधाधुंध यूज कर रहा है, तो इससे क्या हो गया, चारागाहों का स्तर गिर गया, अनलिमिटेड यूज होने लग गया, जानवर हेतु चारा कम हो गया, सेहत और उनकी संख्या कम हो गई, अकाल की वजह से जानवर मरने लग गए। फिर चारागाहों में चरवाहों ने क्या बदलाव किया इससे कोप अप करने के लिए, तो इन्होंने नए चारागाह ढूंढना शुरू किया, जैसे कि रायका के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ऊंट और भेड़ जो है ये पालते हैं, ये सिंध और सिंधु नदी के किनारे जाते थे, लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ जो बॉर्डर है उसके बाद ये उधर नहीं जाते, इन्होंने नया चारागाह हरियाणा में ढूंढ लिए। कई धनी चरवा थे वो स्थायी खेती करने लग गए खेत खरीद करके, और जो सूदखोर थे उनसे ब्याज ले लिया कईयों ने, तो वो मजदूर बन गए। तो इस तरीके से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई औपनिवेशिक काल में। अब आपको यहां से ध्यान देना, अफ्रीका का चरवाहा जीवन। दोस्तों यहां क्या है, दुनिया की आधी चरवाहा आबादी है वो अफ्रीका में है, लगभग 2.25 करोड़, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल है बेदुइन्स, बर्बेर्स और मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। मासाई, मसाई का मतलब है मेरे लोग, दूध और मांस पर आश्रित होते हैं। मसाई का जो जीवन है, सामाजिक जीवन में दो तरीके के लोग हैं, वरिष्ठ और योद्धा। योद्धा लड़ाई करते हैं, वरिष्ठ क्या करते हैं, मामला संभालते हैं पूरा। अच्छे चारागाहों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। मसाई लैंड था दोस्तों, कहां से कहां तक, उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक, लेकिन इसको 1885 में इसके दो भाग बना दिए। ये मसाई लैंड किलीमंजारो पहाड़ के पास था, इसके दो भाग बना दिए 1885 में, एक ब्रिटिश कीनिया और दूसरा जर्मन तंगानिका। इसमें देखो 1919 में जो ब्रिटेन है ये इस ब्रिटेन के अधिकार में था। फिर 1961 में, ये मतलब पहला विश्व युद्ध था, उस टाइम ब्रिटेन ने यहां अधिकार कर लिया। पहले ये जर्मन ईस्ट अफ्रीका के नाम से जाना जाता था, और 1961 में ये आजाद हुआ, और फिर 1964 में इसमें जंजीबार का विलय हुआ, तो ये तंजानिया के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका के हैं, मुख्य रूप से कीनिया और तंजानिया में। कीनिया में 3 लाख, तंजानिया में 1.5 लाख। इनका यहाँ पे देखें तो मसाई मारा, सांबारू नेशनल पार्क और सेंगेंटी पार्क, ये जो पार्क है इनको क्या कर दिया, चारागाहों को शिकारगाह में बदलने लग गए अंग्रेज। अंग्रेज बड़े जालिम हो रहे थे। नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो है 14,760 किलोमीटर स्क्वायर जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, इसकी जमीन जो थी मसाइयों की, उस पर कब्जा करके इस पार्क की स्थापना यहाँ कर दी। एक अंबोसेली नेशनल पार्क भी याद रखना, और यहाँ किलीमंजारो जल परियोजना जो है वो भी है, लेकिन इन मसाइयों को इससे क्या है, जल लेने की अनुमति नहीं है। लास्ट में बात करता हूं रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग या पोंकनी, जो मोरबिली वायरस या पैरामिक्सोविरिडी से होती है। आप कहोगे सर इसका यहाँ क्या रोल है, इसका बहुत खतरनाक रोल है। दोस्तों पहले जो अफ्रीका वाले क्या करते थे, अपने ये जो पशु पालते थे तो ये क्या करते थे, किसी के अंडर में काम नहीं करते थे, ये जॉब नहीं करते थे, ये खुद का काम खुद करते थे। तो अंग्रेजों ने इनको जॉब की तरफ आकर्षित करने के लिए कई सारे इनके ऊपर क्या किए, अत्याचार किए। और फिर उसी टाइम 1890 के दशक में क्या हो गया, अफ्रीका के अंदर जो यूरोपीय ताकतें थी वो आई। क्यों? क्योंकि विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडार थे। तो उस टाइम ही ये ताकतें ज्यादा एक्टिव हो रही थी और इनको इस तरफ ढाल रही थी। और चरवाहे क्या कर रहे थे, बढ़िया पशु पाल रहे थे। लेकिन उसी टाइम रिंडरपेस्ट आ गई। और रिंडरपेस्ट में क्या हुआ दोस्तों, रिंडरपेस्ट मुख्य रूप से देखें आई कैसे, जो इरिट्रिया है पूर्वी अफ्रीका का, इस पे कौन अटैक कर रहा था, इतालवी सैनिक जो है। इनको भूख से इनका पेट भरने के लिए क्या किया गया, एशिया से क्या करेंगे, मवेशी लाए गए। उन मवेशियों के साथ यहाँ पे ये बीमारी आ गई, पश्चिमी अफ्रीका तक फैली और वहां से 1892 तक अटलांटिक तट तक पहुंच गई अफ्रीका के। और फिर 5 साल में केप जो दक्षिणी सिरा है अफ्रीका का, वहां तक पहुंच गई। और दोस्तों 90% मवेशी जो है यहाँ मौत की घाट उतर गए और इन चरवाहों की जो जिंदगी है वो यहाँ पे तबाह हो गई। 90% मवेशी मरने की वजह से मजबूरन इनको क्या करना पड़ा, पहले तनख्वाह पे काम नहीं करते थे, अंग्रेजों ने इनका टैक्स बढ़ा दिया था। और फिर जब मवेशी मर गए तो ये मजबूर हो गए इन अंग्रेजों के लिए काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट समराइज रूप से मैंने कराने की कोशिश करी है। आपके लिए जो डिटेल है वो आपको मैराथन क्लास में लेकर के आएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को एक और ध्यान रखना है
कि अपना जो पशु परिचर का 75 दिन का कोर्स है वो भी आपके लिए लॉन्च हो गया है। उत्कर्ष के पूरे 22 साल पे आपको अतिरिक्त 22% डिस्काउंट इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें देखें तो जेड का कोर्स है, इस पे भी आपको UC22 कूपन कोड यूज करके 22% डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको नवीनतम सिलेबस के अनुसार जो एक मैराथन है जंतुओं में जनन आपकी 15 सितंबर को शाम को 5 बजे लेकर के आ रहा हूं। मैराथन क्लास में जो भी चीजें पढ़ेंगे बिल्कुल शांति से आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।